नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के वेबसाइट टूल एंड डाई मेकर, प्रेस टूल, जिग्स एंड फिक्सचर्स के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग सीएनसी मशीन पर आपको मैं आज प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज के विषय सीएनसी मशीन की कार्यसूची में हम आज पढ़ेंगे सीएनसी मशीन का परिचय, उसके बाद सीएनसी मशीन के तत्व, फिर हम पढ़ेंगे सीएनसी मशीन का वर्गीकरण, फिर हम सीएनसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को सीखेंगे, फिर हम एक्सेस की पहचान करना सीखेंगे, फिर सीएनसी प्रोग्रामिंग के बेसिक्स को जानेंगे कि प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है, फिर हम जो प्रोग्राम बनता है उसके ब्लॉक, जो कॉमन फॉर्मेट होता है ब्लॉक का, उसके बारे में हम सीखेंगे, फिर हम सीएनसी मशीन के लाभ के बारे में जानेंगे और उसके बाद सीएनसी मशीन के अनुप्रयोग के बारे में जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम सीएनसी मशीन के परिचय से। सीएनसी मशीन के पहले हम फुल फॉर्म समझते हैं कि सीएनसी मशीन की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, जिसमें हम कंप्यूटर की सहायता से, और न्यूमेरिकल का मतलब होता है जिसमें नंबर्स का प्रयोग हो, इसमें हम कंप्यूटर की सहायता से नंबरों का और अल्फाबेट्स का प्रयोग करके एक प्रोग्राम बनाते हैं, जिसको हम फिर प्रयोग में लाते हैं, जिसके द्वारा मशीन को नियंत्रित करते हैं और जो भी प्रोडक्ट हमको बनाना होता है, जो भी ऑपरेशन हमको उस मशीन पे करना होता है, वो ऑपरेशन हम उससे करते हैं। अब इसके बारे में जानते हैं कि सीएनसी मशीन क्या होती है और ये किस लिए प्रयोग में लाई जाती है। सीएनसी मशीन में जो न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम प्रणाली होती है, उसमें डेटा हैंडलिंग, नियंत्रण अनुक्रम और इनपुट की प्रतिक्रिया मशीन टूल पर एक ऑन बोर्ड कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निर्धारित की जाती है। इस प्रणाली में मशीनों एवं उपकरणों का इस प्रकार उपयोग करते हैं कि वे स्वतः सतत रूप से कार्यरत होकर मूल सामग्री से लेकर अंतिम उत्पाद बनाने तक का कार्य बिना मानवीय हस्तक्षेप के कर सकें। इसमें मानवीय हस्तक्षेप जो होता है वो हमारा कम से कम होता है। हम एक रॉ मटेरियल को लेकर मशीन पे फिक्स कर देते हैं, उसके बाद जो प्रोग्राम हम बनाते हैं उस प्रोग्राम को बना के कंप्यूटर पे और उसको हम फीड कर देते हैं मशीन में, उसको हम रन कर देते हैं। रन करने के बाद वो प्रोग्राम जब रन करता है तो वो लाइन बाय लाइन रन करता है और मशीन को हमारे कमांड मिलती रहती हैं कि अब कौन सा ऑपरेशन करना है, अब कौन से टूल का प्रयोग करना है, ये सब कुछ हमें मिलता रहता है। सीएनसी मशीन के तत्व कि सीएनसी मशीन में किस किस चीज का प्रयोग होता है, कैसे सीएनसी मशीन को हम यूज करते हैं, तो उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले ये डायग्राम आप लोगों को नजर आ रहा होगा, इसमें पूरा डायग्राम है, लाइन डायग्राम सीएनसी मशीन का। इसमें सबसे पहले आता है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होता है जिसमें हम इनपुट देते हैं। जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, जब हम उसमें स्पीड को डालते हैं, जब हम उसमें फीड रेट को डालते हैं, जब हम टूल को सेलेक्ट करते हैं, ये सारा का सारा काम हम इनपुट डिवाइस के द्वारा करते हैं, जो कि हमारा कीबोर्ड होता है या कंट्रोल पैनल हो सकता है सीएनसी मशीन का, जिसको हम कंप्यूटर के माध्यम से लिखते हैं, उसको बनाते हैं पूरे प्रोग्राम को, और वो इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम इनपुट करते हैं, उसको हम मशीन के अंदर फीड करते हैं। फिर इसका जो अगला तत्व आता है वो आता है मशीन कंट्रोल यूनिट, जिसे हम एमसीयू भी बोलते हैं। ये एमसीयू सीएनसी मशीन का मुख्य भाग होता है, या हम कहें कि ये सीएनसी मशीन का दिमाग होता है। ये एमसीयू में दो प्रकार के कार्य चलते हैं, एक तो डेटा प्रोसेसिंग यूनिट होती है और एक कंट्रोल लूप यूनिट होती है। डेटा प्रोसेसिंग यूनिट में जो भी हम इनपुट डालते हैं, जो भी हम फीड या स्पीड या जो भी हम जी कोड या एम कोड हम इसके अंदर डालते हैं,
उन सब पे प्रोसेस जो करता है वो MCU या मशीन कंट्रोल यूनिट का डेटा प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेस करता है, और इसको प्रोसेस करके वो इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि जब हम इसको फीड करते हैं जब MCU के अंदर, तो ये डिजिटल लैंग्वेज में होता है, जिसको कि मशीन जो है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है MCU। और मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद ये हमारा जो उस प्रोग्राम है या जो वो कमांड है हमारी, उसको ये निर्देशों को कहाँ डाल देता है, मशीन टूल के अंदर। मशीन टूल जो होता है हमारा, ये कोई भी मशीन टूल हो सकता है या किसी भी प्रकार की मशीन हो सकती है, जैसे मिलिंग या लेथ या अन्य किसी प्रकार की भी ये मशीन हो सकती है। किसी भी प्रकार की मशीन को हम CNC में प्रयोग कर सकते हैं, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल द्वारा प्रयोग कर सकते हैं। तो ये मशीन टूल के अंदर उस निर्देश को डाल देगा, जिस प्रकार वो निर्देश होगा उस प्रकार ही ये मशीन काम करेगी, और जो भी हमारा प्रोडक्ट बनना है या जो भी हमको बनाना है, जो भी ऑपरेशन उसके ऊपर करना है, वो ऑपरेशन ये मशीन परफॉर्म कर देगी और हमारा जो प्रोडक्ट बनना है वो प्रोडक्ट बन जाएगा। इसको ड्राइव करने के लिए जो ये मशीन चलेगी, कितनी स्पीड से और कितना चलना है, वो काम करता है MCU का दूसरा पार्ट, जो कि है कंट्रोल लूप यूनिट, कि कितनी बार उस चीज को चलाना है, किस स्पीड से उस चीज को चलाना है, ये हमारी MCU की कंट्रोल लूप यूनिट डिसाइड करती है। इसके बाद ये वो मोशन डेटा जिस स्पीड से टूल को चलना होता है वो ड्राइविंग सिस्टम में डालती है। ये ड्राइविंग सिस्टम जो होता है, ये किसी प्रकार का ड्राइविंग सिस्टम, जैसे मोटर्स हो सकती हैं, है ना, तो ये मोटर्स होती हैं, उसमें ये डालता है, ये निर्देश देता है, और वो ड्राइविंग सिस्टम उसी गति से, जो गति हमने प्रोग्राम में डाली होती है, उस गति से ये मशीन टूल को चलाता है, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट बन सके। इसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट जब बनता है तो यहां से ये एक फीडबैक भेजता है, जो कि फीडबैक डिवाइसेस लगे होते हैं इसके ऊपर। ये एक प्रकार के ट्रांसड्यूसर्स होते हैं कि जो फीडबैक भेजते हैं। साधारणतः ये दो प्रकार के फीडबैक भेजते हैं, एक पोजीशन का फीडबैक भेजते हैं और एक वेलोसिटी का फीडबैक भेजते हैं। पोजीशन और वेलोसिटी का फीडबैक दोबारा से कंट्रोल लूप यूनिट में चला जाता है, जो कि ड्राइवर को चला रहा है, जो कि मशीन टूल को चला रहा है। तो जब पोजीशन और वेलोसिटी का फीडबैक कंट्रोल लूप यूनिट में जाता है तो हमारा MCU पता लगा लेता है कि हमारा काम सही गति से अथवा पोजीशन हमारे टूल की सही आ रही है कि नहीं आई है। अगर वो सही नहीं होती है तो वो उसको सही कर देता है, करेक्ट कर देता है, और दोबारा से नया प्रकार का सिग्नल, करेक्ट करा हुआ सिग्नल दोबारा से ड्राइविंग सिस्टम को भेज देता है, जिससे कि हमारी मशीन सही गति से काम कर सके, चल सके और हमारा प्रोडक्ट बन सके। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है NC मशीन का वर्गीकरण। NC मशीन का वर्गीकरण कई प्रकार पे, कई आधार पे किया जाता है, जिसमें से हम पहला आधार लेके चलते हैं फीडबैक कंट्रोल के प्रकार के आधार पर, कि उसमें किस प्रकार का फीडबैक लगा है अथवा नहीं लगा है। इसके आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं सबसे पहले NC मशीन का, जिसमें से हमारा पहला आता है ओपन लूप कंट्रोल NC। ओपन लूप कंट्रोल LC का चित्र आप यहां देख रहे हैं स्क्रीन पे A नंबर पे। इसमें आपको दिख रहा है कि एक पल्स ट्रेन आई। ये पल्स ट्रेन वही निर्देश है जो कि ड्राइवर में आ रहा है, जो कि यहाँ पे एक स्टेपिंग मोटर है। इस स्टेपिंग मोटर में जो निर्देश आया, जिस गति से चलने को स्टेपिंग मोटर को कहा गया उस निर्देश में, उस गति से स्टेपिंग मोटर हमारी चलने लगी, और उसने उसी से जुड़ा हुआ गियर भी उसी रूप से उस मोशन को आगे ट्रांसफर करने लगा, और लीड स्क्रू के द्वारा हमारा वर्क टेबल भी आगे या पीछे गति करने लगा। और उसके बाद जो भी गति हुई उसका हमने कोई भी फीडबैक, या हमें उसका कोई फीडबैक नहीं मिलता इस सिस्टम में। अगर हमारा कोई भी इसमें गति या पोजीशन में कोई भी हमारा चेंज होता है या कुछ भी होता है, तो उसको हमें खुद ही पता लगा के और दोबारा से चलाना पड़ेगा। इसका ही एक एडवांस रूप होता है जो कि हमारा आता है क्लोज्ड लूप कंट्रोल NC में। क्लोज लूप कंट्रोल NC जो होती है, ये इसमें भी इनपुट लगा होता है और एक फीडबैक सिग्नल इसमें हमारा दोबारा से जा रहा होता है। तो इसमें हमारे नई चीजें जो लगती हैं, एक तो फीडबैक डिवाइस लगता है, एक कंपैरेटर लगता है,
डीएसी लगता है और उसके बाद सर्वो मोटर और गियर की तरह, ये पहले की तरह ही है जैसे ओपन लूप कंट्रोल एनसी थी हमारी। इसमें जो भी फीडबैक सिग्नल निकलता है, जो उसकी हमारे वर्क टेबल की पोजीशन को बताता है, वो जब कंपैरेटर में जाता है और यहीं पे इनपुट भी आ रहा होता है, तो ये इनपुट के साथ उसको कंपेयर करता है कंपैरेटर, और ये देखता है कि जो पोजीशन हमने निर्देश दिया है उसको जिस गति से चलने के लिए, जिस पोजीशन पे पहुंचने के लिए, क्या वो अपनी सही पोजीशन पे पहुंचा है अथवा नहीं पहुंचा है। अगर वो अपनी सही पोजीशन पे पहुंच गया होता है तो इन दोनों के कंपैरिजन में जो डिफरेंस आता है वो शून्य आता है, जिसलिए कोई भी गति नहीं होती वर्क टेबल में, जो जहां पे वो होता है वहीं पे वो रहता है। लेकिन अगर फीडबैक सिग्नल में उसकी पोजीशन में कुछ भी चेंज आता है और वो पोजीशन नहीं है जिसका निर्देश दिया गया था, तो कंपैरेटर उस डिफरेंस को आगे डीएसी में भेजता है, जो कि बाद में डीसी सर्वो मोटर में चला जाता है, और सर्वो मोटर उसी हिसाब से अपनी गति में परिवर्तन कर लेती है जितना कि उसकी पोजीशन में डिफरेंस आ रहा होता है, अंतर आ रहा होता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। दूसरे प्रकार का वर्गीकरण हमारा होता है मोशन कंट्रोल के आधार पर। अलग अलग प्रकार से हम एनसी मशीन का मोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार की एनसी मशीन होती हैं, जिसमें सबसे पहली आती है हमारी पॉइंट टू पॉइंट एनसी। पॉइंट टू पॉइंट एनसी आपको इस चित्र में दिख रही होगी। पॉइंट टू पॉइंट एनसी में आपका जो हमारा टूल होता है वो एक पॉइंट पे एक पॉइंट के ऊपर स्थित रहता है, और फिर जैसा भी हमारा निर्देश आता है तो वो अगले पॉइंट पे जाके ऑपरेशन कर देता है। पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल में एक इच्छित पॉइंट पे जाके ये अपना वर्क करता है, फिर दूसरे इच्छित पॉइंट पे जाता है जो भी हम इसको कमांड में देते हैं, और ये एक बार में एक एक्सिस पे ही वर्क करता है। और ये उस तरह के कामों में या उस तरह के ऑपरेशंस में प्रयोग में लाया जाता है जहां पे टूल और उसके पाथ से ज्यादा समय की दृष्टि में हमें ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जैसे ड्रिलिंग, बोरिंग, इस टाइप के जो डिस्क्रीट काम होते हैं उन कामों में हम पॉइंट टू पॉइंट एनसी का प्रयोग करते हैं। अगली हमारी एनसी आती है स्ट्रेट लाइन एनसी। इस स्ट्रेट लाइन एनसी में हम एक्स, वाई और जेड के सापेक्ष टूल को मूव करा सकते हैं, लेकिन इसकी भी कुछ अपनी खासियत होती है कि इसमें जो टूल होता है वो एक बार में एक ही एक्सिस के सापेक्ष चल सकता है। या तो वो एक्स एक्सिस के सापेक्ष चलेगा जैसे कि इसमें टूल नजर आ रहा है हमारा, या फिर वो वाई एक्सिस के सापेक्ष चलेगा। एक बार में एक ही एक्सिस पे चल सकता है, इसलिए इसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, क्योंकि ये एक बार में एक स्ट्रेट लाइन पे ही हमारा टूल मूव करता है। इसके बाद और इसका एडवांस रूप आता है जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस पाथ एनसी। कंटिन्यूअस पाथ एनसी की खासियत होती है कि ये एक से ज्यादा अक्षों पर, एक से ज्यादा एक्सिस पर एक साथ ये गति कर सकता है। इसलिए इसमें हम किसी भी प्रकार का अगर काउंटर बनाना चाहें जो स्ट्रेट लाइन ना हो, जो किसी सर्कुलर शेप में हो, जैसे कि आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है, तो वो भी इसमें पॉसिबल है, क्योंकि किसी भी सर्कुलर शेप को बनाने के लिए हमें एक से ज्यादा एक्सिस में मूव करना होता है, टूल को कराना होता है। तो जब ये हमारी टूल जब चलता है तो इसमें हमारा स्ट्रेट लाइन में भी टूल मूव कर सकता है, और इसमें हमारा काउंटर मतलब एक गोलाकार में भी मूव कर सकता है, और किसी भी प्रकार की कॉम्प्लेक्स शेप ये प्रोडक्ट की बना सकता है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला हमारा वर्गीकरण आता है एक्सिस की संख्या के आधार पर। जैसे हमने पढ़ा कि कभी कोई टूल एक एक्सिस में मूव करता है, कोई टूल दो एक्सिस में एक साथ मूव कर सकता है। इसी तरीके से अलग अलग एक्सिस में, अलग अलग अक्षों में टूल के मूव करने के आधार पे हमने एक वर्गीकरण करा है, जिसमें हमारा 2 अक्ष एनसी आती है, 3 अक्ष एनसी आती है जो 3 अक्षों में मूव कर सके, 4 अक्ष एनसी आती है जो 3 अक्ष और 2 जो घूमने वाले अक्ष होते हैं उनमें मूव कर सके, और 5 अक्ष एनसी आती है जिसमें 3 सामान्य अक्ष एक्स वाई जेड और 3 इन तीनों एक्सिस के घूमने की दिशाओं में ये हमारी एनसी काम कर सकती है, जिसे कि हम 5 अक्ष एनसी बोलते हैं।
इसके बाद हमारा अगला वर्गीकरण जो एनसी मशीन का होता है वो होता है शक्ति संवहन के आधार पर, कि किस प्रकार की शक्ति का, किस प्रकार की पावर का हम प्रयोग कर रहे हैं उस एनसी मशीन को चलाने के लिए। इसमें हमारा सबसे पहले आता है हाइड्रोलिक एनसी, जिसमें हम हाइड्रोलिक पावर का इस्तेमाल करते हैं एनसी को चलाने के लिए। अगला आता है न्यूमेटिक एनसी, जिसमें कि हम कंप्रेस्ड एयर का प्रयोग करते हैं हमारी एनसी को चलाने के लिए, सीएनसी को चलाने के लिए, जो न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन है उसको चलाने के लिए। जनरली जो न्यूमेटिक एनसी होती है इस पे हम हल्के काम कर सकते हैं, और जो हाइड्रोलिक एनसी होती है इसमें हम भारी काम कर सकते हैं, जिसमें ज्यादा पावर का प्रयोग की जरूरत होती है। तीसरे प्रकार की हमारी एनसी आती है इलेक्ट्रिक एनसी। इस इलेक्ट्रिक एनसी में हम इलेक्ट्रिकल पावर का प्रयोग करते हैं मोटर को चलाने के लिए, जिसके द्वारा टूल की गति को हम चलाते हैं और टूल को हम चला के विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। ये हमारा वर्गीकरण था। अगला हमारा टॉपिक आता है एनसी कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारी एनसी मशीन होती है, जब हम किसी प्रोडक्ट पर, किसी जॉब पर हम काम करते हैं, तो वो त्रिआयामी होता है, 3 एक्सिस में होता है कोई भी प्रोडक्ट इस संसार में, जो कि एक्स, वाई और जेड एक्सिस में होता है। तो इसमें हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इसमें 2 प्रकार के हम ओरिजिन डिसाइड कर सकते हैं। पहला होता है हमारा फिक्स्ड और जीरो, और दूसरा होता है फ्लोटिंग जीरो। फिक्स्ड जीरो में जो मशीन टेबल पर ओरिजिन होता है वो एक स्थान पे फिक्स रहता है, और साधारणतः ये स्थान होता है दक्षिण पश्चिम कोना, जो कि आपका निचला बायां कोना भी हम कह सकते हैं। वहां पे ये ओरिजिन जो है, जो 0 पॉइंट है, वो हमारा फिक्स रहता है। और जितनी भी हम गणनाएं करते हैं, जितनी भी हम आपकी पोजीशन या स्थिति की गणनाएं करते हैं, वो उसी 0 पॉइंट से करते हैं, जो कि हमारे मशीन टेबल में फिक्स रहता है। फ्लोटिंग जीरो में हम, जो मशीन प्रोग्रामर होता है, उसकी इच्छा अनुसार उस जीरो को, उस ओरिजिन को हम कहीं पे भी स्थित कर सकते हैं। चाहे हम ओरिजिन को निचले बाएं भाग में स्थित कर दें, या हम चाहें तो हम ओरिजिन को अपने जॉब के सेंटर में भी स्थित कर सकते हैं, या कहीं और भी हम स्थित कर सकते हैं अपने ओरिजिन को। इसके बाद हमारा 2 तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम इसमें प्रयोग में लाया जाता है। एक होता है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, और दूसरा होता है इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम। पहले हम एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात करते हैं। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में जहां पे हमारा ओरिजिन फिक्स होता है, जहां पे हमारा 0 पॉइंट होता है, अलग अलग पॉइंट पे जहां हमें ऑपरेशन करना है, उसकी स्थिति की गणना हम उसी ओरिजिन से करते हैं, जो कि हमारा एक स्थान पे फिक्स रहता है, जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा होगा। इसमें हमने इस पॉइंट के जो एक्स और वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट हैं, वो हमने सारे के सारों की गणना ओरिजिन से करी है, हमने इस 0 से करी है, जो कि एक स्थान पे स्थित है और फिक्स है। 2 नंबर पॉइंट की जो हमारी एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में गणना है, वो भी हमने इसी ओरिजिन से, इसी फिक्स्ड प्रकार के ओरिजिन या 0 से हमने की है। इसी प्रकार से हमने तीसरे पॉइंट की भी गणना इसी फिक्स्ड ओरिजिन से की है। दूसरा प्रकार का हमारा होता है इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा होगा, इस चित्र में आपको नजर आ रहा होगा। इसमें हमारा जो ओरिजिन होता है वो एक स्थान पे फिक्स होता है पहले, वहां से हम उस किसी एक पॉइंट की गणना करते हैं। उसके बाद जब दूसरे पॉइंट पे हमें कटिंग या हमारा ऑपरेशन हमें करना होता है, तो उसकी गणना वो जो पहले हमने पॉइंट पे ऑपरेशन किया उस पॉइंट के आधार पे उसके साथ करता है। तो कहा, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमारा ओरिजिन जो एक स्थान पे था उसमें इंक्रीमेंट लग गया, वो उस स्थान पे पहुंच गया जहां पे हमने पहले ऑपरेशन किया था। उसके बाद जब हम दूसरे पॉइंट पे ऑपरेशन करेंगे तो वो ओरिजिन को पहले पॉइंट पे मानेगा। फिर जब हम तीसरे पॉइंट पे कोई ऑपरेशन करेंगे तो वो ओरिजिन पहले पॉइंट से उठ के अपने आप दूसरे पॉइंट पे चला जाएगा, और हम तीसरे पॉइंट की गणना दूसरे पॉइंट को ओरिजिन मानकर करेंगे। इसी प्रकार हम चौथे पॉइंट की गणना
तीसरे पॉइंट को ओरिजिन मानकर करेंगे और इसी प्रकार से हमारी गणना करी जाती है। इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट या इंक्रीमेंटल मोड का जो कोड होता है हमारे सीएनसी प्रोग्रामिंग में वो G91 होता है और एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट का जो हमारा प्रोग्राम होता है उसमें G90 होता है। अब हम देखते हैं कि हम किसी सीएनसी मशीन पे एक्सेस की पहचान किस प्रकार से करेंगे, कैसे हम एक्सेस की पहचान करेंगे। अगर हम लेथ की बात करें तो लेथ में दो एक्सेस होती हैं हमारी, एक एक्स एक्सेस होती है और एक जेड एक्सेस होती है। और वहीं अगर हम मिलिंग की बात करें तो वहां पे हम तीन एक्सेस का प्रयोग करते हैं, एक्स, वाई और जेड। कुछ इसके मूल हैं जो कि मैं आपको पहले बताना चाहूंगा। जैसे सबसे पहले जेड एक्सेस। जेड अक्ष में गति हमेशा मशीन के स्पिंडल के अक्ष में होती है। जैसे आपको ये लेथ का स्पिंडल दिख रहा है, अगर ये स्पिंडल है तो इसके अक्ष में ये सामने जेड एक्सिस होगी, अंदर की तरफ माइनस और बाहर की तरफ प्लस जेड एक्सिस हमारी होगी। और अगर मिलिंग में हम बात करें तो इसकी जेड एक्सिस भी मिलिंग कटर के, अगर ये मिलिंग कटर आपको नजर आ रहा है, इस मिलिंग कटर के अक्ष में सामने आपकी है। इसी तरीके से एक्स एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है तथा यह कार्य होने वाली सतह के समानांतर होता है। जिस सतह पे आप कार्य करते हैं उसके समानांतर हमेशा एक्स एक्सिस होती है हमारी। जैसे आपको लेथ में यहां दिख रही है एक्स एक्सिस, वहीं आपको मिलिंग में भी यहाँ पे एक्स एक्सिस नजर आ रही है कि ये वर्क टेबल के समानांतर है। वाई एक्सिस हमेशा एक्स एक्सिस तथा जेड एक्सिस के लंबवत होता है। जहां पे हमारी एक्स एक्सिस आ गई है और वाई एक्सिस आ गई है, उसके लंबवत जो डायरेक्शन होगी वहां पे हमेशा वाई एक्सिस हम मानेंगे। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है मिलिंग वाली मशीन के चित्र में कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और इसके लंबवत, इन दोनों के लंबवत जो ये एक्सिस आती है ये हमारी वाई एक्सिस होती है। अब हम बात करते हैं सीएनसी प्रोग्रामिंग के विषय में। सीएनसी प्रोग्रामिंग में कुछ जानने के लिए महत्वपूर्ण बातें हैं जो जिसका हमें पता होना चाहिए एक सीएनसी प्रोग्राम लिखने के लिए। जैसे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम, जैसे अभी हमने पढ़ा है। यूनिट, किस यूनिट में हम प्रोग्राम बनाएंगे, इंक्रीमेंटल पोजीशनिंग यूज करनी है या एब्सोल्यूट पोजीशनिंग हमें यूज करनी है। कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, आर वाई आर एक्स या आर जेड, उसके कोऑर्डिनेट हमें पता होने चाहिए। फीड रेट हमें कितना रखना है और स्पिंडल को हमें किस गति के साथ घुमाना है इसका भी हमें पता होना चाहिए। कूलेंट का प्रयोग हमें करना है अथवा नहीं करना है ये भी हमें पता होना चाहिए। और टूल को कंट्रोल करने के लिए जो टूल के पैरामीटर्स होते हैं वो भी हमको मालूम होने चाहिए किसी एक सीएनसी प्रोग्राम को बनाने के लिए। सीएनसी प्रोग्राम में जो होता है हमारा वो एक अक्षर कोड होता है जिसमें हम एक निर्देश होता है, जिसकी श्रृंखला होती है निर्देशों की, जिसको हम मशीन के अंदर डालते हैं, जिसपे फिर हमारा प्रोडक्ट बनता है। सबसे पहले इसमें विभिन्न प्रकार के कोड आते हैं, जैसे जी कोड आते हैं जिसे हम प्रिपरेटरी कोड्स भी बोलते हैं। प्रारंभिक मशीन सेटअप और ऑपरेटिंग स्थितियों की स्थापना करने के लिए हम जी कोड का प्रयोग करते हैं, जैसे कि G90 एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट के लिए, G91 इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट के लिए, या G00 रैपिड ट्रैवल के लिए, या G01 लीनियर इंटरपोलेशन के लिए। इस प्रकार से हम जी कोड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद एन कोड आते हैं। एमसीयू द्वारा निष्पादित करने के लिए प्रोग्राम लाइन नंबर निर्दिष्ट करना इसका काम होता है। जो भी लाइन, जितनी भी लाइन का हमारा प्रोग्राम बनता है, हर लाइन को एक अलग एन नंबर से जाना जाता है। उसके बाद हमारे एक्सिस कोड्स आते हैं, जैसे कि एक्स वाई जेड दिशा के साथ स्लाइड की गति को निर्दिष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है कि एक्स कोऑर्डिनेट पे कितनी गति करनी है हमारे टूल को, वाई कोऑर्डिनेट पे कितनी गति करनी है हमारे टूल को, और जेड कोऑर्डिनेट पे कितनी गति करनी है हमारे टूल को। ये हम इसमें निर्दिष्ट करते हैं, ये हम इसमें बताते हैं। फिर आते हैं हमारे फीड एंड स्पीड कोड्स, जैसे कि एफ एंड एस, कि हमें अपने टूल की काटने की फीड को कितना रखना है, किस दर से हमें काटना है। और एस होता है हमारा धुरी गति, कि स्पिंडल हमारा किस गति से चलेगा, कितने आरपीएम पे उसको चलाना है, हमें 500 आरपीएम पे चलाना है अथवा 800 आरपीएम पे चलाना है या 1500 आरपीएम पे चलाना है। इसका निर्धारण हमारा एफ कोड और एस कोड से किया जाता है।
ये एक कॉमन फॉर्मेट है ब्लॉक का, या कहा जाए कि प्रोग्राम की एक लाइन का ये कॉमन फॉर्मेट है जो इस प्रकार से होता है, जिसमें हमने N50 ये इसका सीक्वेंस या इसका लाइन का नंबर बता रहा है कि 50वें नंबर की लाइन है। उसके बाद G90 और G01 ये G कोड या प्रिपरेटरी फंक्शंस हैं, जिसमें G90 हमें एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट बता रहा है और G01 हमें लीनियर इंटरपोलेशन बता रहा है कि टूल सीधी रेखा में हमारा चलेगा। उसके बाद हमारे डायमेंशन वर्ड्स आते हैं, जैसे कि एक्स और वाई एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट इसमें हमने बता रखे हैं। उसके बाद हमने फीड रेट एफ कोड के माध्यम से बता रखा है। उसके बाद हमने स्पिंडल की गति को बता रखा है, स्पिंडल फंक्शन एस के आगे 1500 लगा के 1500 आरपीएम पे हमारा स्पिंडल चलेगा इसमें। उसके बाद हमने टूल फंक्शन बता रखा है T01, मतलब कि हमने इसमें जो हमारी टरेट में जितने भी टूल्स हैं उसमें हमने प्रथम टूल का प्रयोग इसके लिए करा है। उसके बाद हमारा आखिरी जो फंक्शन आता है वो आता है M03, जो कि हमें मिसलेनियस फंक्शन बताता है। M03 कि स्पिंडल स्टार्ट है हमारा और वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में हमारा स्पिंडल चल रहा है। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने बात करी सीएनसी मशीन के बारे में कि कैसे काम करते हैं और कैसे सीएनसी मशीन पे प्रोग्राम बनाया जाता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं सीएनसी मशीन के लाभ के बारे में। सीएनसी मशीन के प्रयोग करने से बहुत सारे लाभ हमको मिलते हैं, जैसे कि एक हमारा जो लाभ है वो है लीड समय को कम करना, कि इसके माध्यम से हमारा जो लीड समय होता है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का वो कम हो जाता है। इसके बाद प्रचालक द्वारा होने वाली हानि में कमी होती है, श्रमिक लागत भी हमारी कम होती है, स्क्रैप जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट जो निकलता है उसमें भी काफी कमी आती है सीएनसी का प्रयोग करने से। निरीक्षण का समय हमारा कम लगता है, क्योंकि सीएनसी जो है वो अपना काम खुद ब खुद करती है, तो इसलिए उसके निरीक्षण में भी हमारे को कम समय लगता है। अब आता है हमारा सीएनसी मशीनों के अनुप्रयोग। सीएनसी मशीन सभी प्रकार के धातु कर्मों में प्रयोग की जाती है। इसमें निम्न प्रकार आते हैं, जैसे ड्रिलिंग तथा उसके समकक्ष जितने भी प्रकरण आते हैं सब में हम प्रयोग कर सकते हैं। मिलिंग में हम प्रयोग कर सकते हैं, बोरिंग में हम प्रयोग कर सकते हैं, टर्निंग में हम प्रयोग कर सकते हैं, ग्राइंडिंग में हम प्रयोग कर सकते हैं, आरी कर्तन में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं आदि। हम अलग विभिन्न प्रकार की मशीनों को सीएनसी कंट्रोल के द्वारा हम इसका इस्तेमाल करके प्रयोग कर सकते हैं। आज मैंने सीएनसी मशीन पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार रहेगा। धन्यवाद।